हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक वेव लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ में हम लोग आगे चलते हैं। और मैंने बताया था आपको कि इस क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले दो तीन बातें समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें चाहे ट्रांसवर्स वेव हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, दोनों ही वेव के केसेस में वेलोसिटी इक्वेशंस, यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा और कुछ हमने नहीं देखा था। यहाँ तक लाउडनेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। बात करेंगे सुपरपोजिशन, सुपरपोज करना यानी आकर मिलना, सुपर इम्पोज। तो यदि किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा वेव आकर मिलती हैं तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड या रिजल्टिंग वेव मॉडिफाइड हो जाता है और यही फिनोमिना सुपरपोजिशन कहलाता है। ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है समझते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो आप सभी का स्वागत है सिंपल हार्मोनिक वेव में। स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि F2 आर मोर वेव सुपरपोज at a given point then this phenomena is called सुपरपोजिशन। यही फिनोमिना सुपरपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात कि जैसे दो से ज़्यादा वेव, यानी मान लीजिए कि एक वेव ये है और एक वेव ये है, ये S1 सोर्स से डेवलप हुआ और ये S2 से, और ये ऐसे चलते हुए, और यह पॉइंट P है। दिस इज द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन। इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज करके होगा क्या कि इस पॉइंट पे वेव 1 यानी सोर्स 1 से जो डेवलप हुआ है उसके द्वारा जो एम्पलीट्यूड अलग होगा, दूसरे के द्वारा एम्पलीट्यूड अलग होगा। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब क्या कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है या वाइब्रेशन है फॉर द प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी, तो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर करेगा यदि ट्रांसवर्स वेव है, अदरवाइज यदि लॉन्गिट्यूडनल है तब पैरेलल करेगा। तो जो भी एम्पलीट्यूड होगा या जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, एक वेव 1 की वजह से होगा और एक वेव 2 की वजह से होगा। यदि मैं कहूँ लेट y1 वेक्टर के फॉर्म में, y1 एंड, चलिए विदाउट वेक्टर लिखते हैं, y1 एंड y2 आर द डिस्प्लेसमेंट at point P due to wave 1 and 2, then resulting amplitude, then
resulting amplitude which is y is equal to y1 plus y2 पर ध्यान दीजिए यहाँ पे, और दिस एम्पलीट्यूड इज y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y वेक्टर, यानी रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आपका है वह y हो जाता है, यानी इन दोनों का वेक्टोरियल सम के बराबर हो जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज दिस एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही फिनोमिना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट यदि y1 एंड y2 है तो जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों का वेक्टोरियल सम होगा, या रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड या रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का वेक्टोरियल सम होगा। यदि दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन दूसरा भी वेव एक ही, तो दोनों को स्केलर की तरह जोड़ सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में स्केलर की तरह घटा सकते हैं। बट इनके अलावा और भी संभावनाएं हो सकती है, इसलिए इसको वेक्टर सम लिखा जाता है। क्लियर है ना? तो यानी दो से ज़्यादा वेव बच्चों आकर किसी पॉइंट पे यदि मिलती हैं तो यह फिनोमिना सुपरपोजिशन कहलाता है। जिस पॉइंट पे सुपरपोज करते हैं या मिलने के प्रोसेस को सुपरपोज कहते हैं, फिनोमिना सुपरपोजिशन कहलाता है। मिलने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होता है, किस टाइप से रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होता है, यह y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तीसरा होगा तो प्लस y3, और यही जो प्रिंसिपल है यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। ओके, चलिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव इन पल्स इन स्ट्रिंग। एक जस्ट आपको एग्जांपल से दिए मैं इसे समझाऊं तो देखिए, एक वेव ये है और एक वेव ये है। इसका एम्पलीट्यूड यदि मैं a लिखूं, ये देखिए दोनों एक ही मीडियम में है, तो मीडियम में वेव स्पीड सेम होगा और v से दोनों इधर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह दोनों मिलेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स इसके मिलेंगे। एक ही पॉइंट सुपरपोज नहीं करेगा, इस वेव के दूसरे वेव के ढेरों सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ सुपरपोज करेंगे। यदि इसका एम्पलीट्यूड यदि मैं कहूँ a1 है और इसका एम्पलीट्यूड यदि मैं देखूँ यहाँ से लिखूँ a2 है, और फिगर में दिख रहा है कि a2 इज ग्रेटर देन a1, तो सुपरपोजिशन के बाद क्या होगा, ये वेव ऐसे ही आगे की तरफ वेव पल्स जाएगी और इधर नीचे से आएगी, मिलेंगे यहाँ पे। देखिए मैं आगे का फॉर्मेशन बनाने की ये दिखाता हूँ आपको। रिजल्टिंग फॉर्मेशन जो है कुछ ऐसा होगा, और इसको ये जो ऊपर की जो वेव है यदि मैं इसको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे रही होगी, नीचे की वेव कुछ ऐसे रही होगी, पर जो रिजल्टिंग वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, दिस वैल्यू विल बी a2 माइनस a1। देखिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट घट गया क्योंकि एक ऊपर एक नीचे डायरेक्शन में है, तो a2 माइनस a1। यदि ऐसे देखें ये नेट फॉर्मेशन, यदि दोनों ऊपर के डायरेक्शन में होता तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 हो जाता है ना, दोनों ऐड हो जाते, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कर लेते, एक का नेगेटिव की तरफ में है, तो रिजल्टिंग जो होगा जो ज़्यादा होगा। हाँ, एक कंडीशन ये भी बनता है कि दोनों वेव ये हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट फेज में हैं और आ रही हैं, तो होगा क्या कि दोनों मिलने के बाद जहाँ मिलेंगे वहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, फिर उसके बाद आगे ऐसा नहीं कि फिर यहाँ पे मिलने के बाद बंद हो जाएगा। फॉर्मेशन जैसे ही होगा, यहाँ पे सुपरपोजिशन होने के बाद रिजल्टिंग वेव फॉर्मेशन दिखेगा, फिर उसके बाद वेव आगे की तरफ निकल जाएगी, फिर जैसे कि तैसे। तो जैसे का तैसे का मतलब क्या कि ये वाली जो वेव हो वो आगे निकलेगी, यानी ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है, ये इधर चली जाएगी, जिसका एम्पलीट्यूड a1 हमने देखा, सॉरी फॉर दैट, और इसका एम्पलीट्यूड बच्चों हमने
A2 देखा और ये वेव इधर चली जाएगी। ओके, तो आपको सुपरपोजिशन फिनोमिना ये समझ में आया होगा कि आखिर कैसे है। एग्जाम्पल्स यदि रियल अप्रोच देखें तो कोई ऐसे आप देखे होंगे कि रस्सी को एक टाइट कर लीजिए, या कोई दूसरा एक ऐसा बच्चा यदि ऐसे पकड़ रखा हो रस्सी और इस तरीके से जर्क दे तो एक वह वेव पल्स ऊपर की तरफ क्रिएट होती है और ऐसे आगे की तरफ चली जाती है। यदि नीचे के क्रिएट करेगा तो नीचे की तरफ से जाएगी। और मान लो एक वेव पल्स इधर से एक क्रिएट किया, दूसरा भी उधर से ऐसे क्रिएट किया, जब दोनों मिलेंगे तो ऐसा ही कुछ फिनोमिना होने वाला। एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जरा देखिए, देयर आर 3 बेसिक एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन कह सकते हैं या फॉर्म कह सकते हैं ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के 3 बेसिक फॉर्म हैं। सबसे पहला इंटरफेरेंस ऑफ वेव, नाम आप सुने होंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। Second one is stationary wave. या इसका दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव। And the third one is beat. These are the basic 3 forms of सुपरपोजिशन, यानी 2 वेव मिलकर इंटरफेरेंस का फिनोमिना कर सकती हैं। स्टेशनरी वेव और बीट, यही 3 फॉर्मेशन हो सकते हैं। यही तीनों को हमको डिटेल में पढ़ना है इन द सेक्शन ऑफ बीट फॉर्मेशन। तो इंटरफेरेंस ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल, यानी साउंड और स्ट्रिंग दोनों में होगा, स्टैंडिंग भी और बीट फॉर्मेशन, तीनों फिनोमिना तीनों में, दोनों में होता है। आइए 1 by 1 समझते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस क्या है? व्हेन 2 वेव ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी आर सुपरपोज then phenomena is called interference. Called interference. यही फिनोमिना इंटरफेरेंस कहलाता है। अब दोस्त, एम्पलीट्यूड के बारे में कोई राय नहीं दिया गया है कि एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए। एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अब ज़रा समझिए कि जो 2 वेव हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। चाहे उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस हो, कुछ भी एम्पलीट्यूड हो, चलेगा। और फिनोमिना, हाँ, चाहे वह एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों या किसी ऐसे, तो चाहे एक ही पॉइंट सुपरपोज करें या बहुत सारे पॉइंट सुपरपोज करें, ठीक है, या एक से ज़्यादा पॉइंट सुपरपोज करें, या सारे के सारे इंटरफेरेंस कहलाएंगे। इंटरफेरेंस। अब जरा देखिए, इंटरफेरेंस नाम से ही समझिए, इंटरफेयर करना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बस दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तभी ना इंटरफेरेंस होगा। तो यही चीज़ें हैं। अब इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं इंटरफेरेंस को। सबसे पहला पार्ट होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, and the second one is
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कहते हैं कि जब व्हेन टू कोहेरेंट वेव, थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन टू कोहेरेंट वेव यानी समय के साथ इनका फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता हो, आर सुपरपोज इन सेम फेज, एक ही फेज में सुपरपोज होते हो, यानी फाई जो फेज डिफरेंस है वह 0 हो, तो फिनोमिना ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पे सारी बातें सेम टू सेम, बट यहाँ पे अपोजिट फेज। अपोजिट फेज में सुपरपोज करने का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस होगा पाई। एग्जाम्पल से भी हम लोग समझेंगे कि जब दो वेव एक दूसरे से सेम फेज में सुपरपोज करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दोनों अपोजिट फेज में तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी हमने पिछला भी एग्जाम्पल में देखा ना कि दोनों अपोजिट फेज में थे तो डिस्ट्रक्टिव था, रिजल्टेंट घट गया था, A2 माइनस A1 था। यदि A1 बड़ा होता तो A1 माइनस A2 हो जाता, और दोनों एक ही फेज में रहते यानी दोनों ऊपर से आ रहे होते तो A1 प्लस A2 हो जाता। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो यदि मैं ऐसे दिखाऊं आपको कि ये वेव है ऐसे, और एक वेव ऊपर से ऐसे बना लेते हैं। इसको यदि मैं कह दूं कि ये है A2 और इसको मैं कह दूं A1, इसका एम्पलीट्यूड है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है वह चेंज हो जाएगा, और रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी A1 प्लस A2। किसी एक पॉइंट पे A1 प्लस A2 भी मिलेगा जहाँ पे ये वाले पॉइंट एक दूसरे से जब मिलेंगे तब। और फिर उसके बाद फर्दर प्रोपागेशन वह चेंज नहीं होगा, वह फिर ये वाली वेव इधर आगे और ये जो है ये इधर ऐसे निकल जाएंगे। तो ये है फिनोमेना ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमने फिगर आपको पीछे दिखाया था कि इधर आपका एक ऊपर की तरफ और एक नीचे, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई था, और रिजल्टिंग क्या था, A2 माइनस A1। एनालिसिस ऑफ वेव इंटरफेरेंस, आपको याद दिला दूं कि जब दो वेव, यदि एक का यदि एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि इक्वेशन, वेव इक्वेशन यदि मैं लिखूं y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t माइनस kx, एक वेव ये है, और दूसरा वेव है y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस लेट से फाइव इज द फेज डिफरेंस। ओके, तो जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा y इज इक्वल टू, हमने जो पढ़ा है y इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, और यदि इसको यदि जोड़ा जाए तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आपका जो देखिए r इज इक्वल टू बनेगा, r इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। एकदम जैसे वेक्टर सम होता है उसी की तरह ये भी रिलेशन आता है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई, ये बनेगा। अच्छा, जिस पॉइंट पे सुपरपोज करेगा इसी अकॉर्डिंग में चलता चला जाएगा। दूसरा चीज है कि साथ में कि इसके साथ यदि हम डायग्राम से नहीं समझें, कि जैसे समझे मान लीजिए कोई वेव एक ये है और एक वेव ये है, और यह पॉइंट P पे यदि सुपरपोज करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे सुपरपोजिशन मैंने दिखा रखा है, ये सोर्स S1 से है और ये सोर्स S2 से है।
किसी एक पॉइंट पे यदि सुपरपोजिशन दिखाया है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे यह फार्मूला अप्लाई होगा सारे पॉइंट के लिए। फिर उसके बाद हमें हर एक पॉइंट के लिए यदि करना है तो जैसे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मॉडिफाई होता है उसी अकॉर्डेंस, उसी की तरह हर एक पॉइंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। तो दिस वन इज द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड when the individual amplitude of the component wave is a1 and a2 and the phase difference is phi। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, यदि हम बात करें कि यदि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू यदि a0 है, ये देखिए क्वेश्चन भी है और साथ में कंसेप्ट भी है। तो यहाँ पे रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi। तो देखिए यदि a0 पुट करेंगे तो देखिए आपका a0 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर प्लस 2a0 स्क्वायर cos phi, ये रहा अंडर रूट। अच्छा अब देखिए आप यहाँ से कॉमन हो गया क्या, a0 स्क्वायर गेट कॉमन यानी 2a0 स्क्वायर, 2a0 स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस cos phi आएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि ये एक क्वेश्चन भी है और एक कंसेप्ट भी है और फाई की वैल्यू डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है 0 से लेकर पाई तक। अब जरा समझिए कि 2a0 स्क्वायर में से ये तो बाहर हो जाएगा, प्लस पर एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, cos 2 थीटा, याद करिए, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से cos 2 थीटा प्लस 1 अलग है, ध्यान दीजिएगा, और होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो देखिए, तो यहां पे 1 प्लस cos phi, तो यहां पे phi बराबर 2 थीटा यदि मान लें, phi बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर phi बाई 2। तो ध्यान से देखिए ये cos 2 थीटा प्लस 1 है, तो इसको यदि मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो मैं लिखूंगा 2a0 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस cos phi को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर phi बाई 2। ओके, और यहां से यदि रूट को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 भी बाहर आ गया, a0 भी बाहर आ गया और cos phi बाई 2। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी है और नीट के लिए रिजल्ट डायरेक्ट भी पूछे चले जाते हैं। यदि ऐसा सिचुएशन होगा तब क्या लिखेंगे। तो जब दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम है और फेज डिफरेंस फाई है तो ऐसा होता है। कंसेप्ट करा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव होगा, तो अभी देख लीजिए ये जो यहाँ पे 2a0 cos phi बाई 2, या यहाँ से आप समझ सकते हैं कि r इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। यदि मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यदि बात करता हूं, इसका मतलब क्या है कि रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए ये जो cos phi है, दिस इम्प्लाई दैट cos phi इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा, ये 1, और 1 देगा तब phi बराबर क्या होगा, एक जनरल सोल्यूशन 2n पाई। ध्यान दीजिए 2n पाई यानी 0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, यानी यहाँ पे n बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में
जो फेज डिफरेंस है फाई इज इक्वल टू 2n पाई होता है। इसको याद रखना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। यदि यहाँ पे यदि वैल्यू 1 दे देगा तो देखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 हो जाएगा। यहाँ पे तो r मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस a1 प्लस a2। देखिए सॉल्व कीजिए तो ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा तो a1 प्लस a2। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि एक बार पॉजिटिव में भी जाएगा और एक बार नेगेटिव में भी जाएगा। तो ये रहा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि मैं बात करूं सेकेंड वन, यदि मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कॉस फाई ही एक वेरिएबल टर्म है। इसमें क्या कॉस फाई की वैल्यू रख दें कि ये वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम हो सकती है -1 कॉस थीटा। तो फाई बराबर होगा 2n+1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू अगेन 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। यानी ऐसे केसेस में जरा देखिए ध्यान से आप, जब 0 पुट करेंगे तो पाई कॉस पाई बराबर 1 पुट करेंगे तो 3 पाई, 2 पुट करेंगे तो 5 पाई, ऐसे इन सारे वैल्यू पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डिस्ट्रक्टिव यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो r की जो मिनिमम वैल्यू ध्यान से देखिए तो हम कहेंगे प्लस माइनस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको a1 माइनस a2 में हम बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, तो इसलिए प्लस माइनस लगाकर मॉड लगा दिया a1 माइनस a2 का मॉड प्लस माइनस। एक बार पॉजिटिव में भी हो सकता है, एक बार नेगेटिव में हो सकता है। तो ये जो कंडीशन थे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने विथ डायग्राम देखा था। ठीक है ना, लिखिए इसे जल्दी से। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी का क्या रिलेशन बनेगा, चूंकि हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी के केस में बच्चों की I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यहां से इंटेंसिटी यदि I1 के बारे में लिखूं तो I1 इज इक्वल टू मैं CA1 स्क्वायर लिख सकता हूं, I2 बराबर कांस्टेंट इनटू A2 स्क्वायर जिसका एम्पलीट्यूड A1 A2 है, और रिजल्टिंग जो IR यदि मैं लिखूं तो इसको लिखूंगा C, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज R। जहां पे R इज इक्वल टू रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जो रिलेशन है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो A1 बराबर यदि यहां से ध्यान से देखिए तो I1 के फॉर्म में यदि मैं A1 को यदि मैं लिखूं तो या एक काम करते हैं स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, R स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब इसमें C से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक साइड में, और यहाँ पे भी रूट C इंटू रूट C ऐसे कर दीजिए। देखिए क्या बनता है, CR स्क्वायर को मैं IR लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से, IR इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस 2, और देखिए C इंटू ये मल्टीप्लाई में C इंटू रूट C इंटू A1 बराबर आपका हो जाएगा रूट I1। इसको हम लिखेंगे रूट I1 और ये हो जाएगा रूट I2, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया इंटू कॉस फाई। देखिए ये रिलेशन, ऐसे मैं आपको डायरेक्ट भी लिख सकता था पर ऐसे आपको मैंने ये थोड़ा सा एक डेरिवेशन दे दिया 10 सेकंड का, तो इससे आपकी क्लियरिटी ज़्यादा हो चुकी होगी और ये आपको याद भी हो जाएगा कि एम्पलीट्यूड के केस में तो ये रिलेशन चलता है, ठीक है, पर इंटेंसिटी यदि दिए रखा है कि एक इंटेंसिटी I1 है एक इंटेंसिटी I2 है और फेज डिफरेंस फाई है, तो दो सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी वह क्या होगी, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2। यहाँ भी स्क्वायर जैसा कुछ नहीं होता, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब जैसे कि एम्पलीट्यूड के केस में हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखे थे,
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती है और 1 होने पे आई आर का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, रिजल्टिंग, आर स्टैंड फॉर रिजल्टिंग इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान से देखिए क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देखिए, यही बन जाएगा। और यदि मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यदि बात करूं तो यहाँ वैल्यू माइनस हो जाएगा और आप समझ चुके होंगे कि क्या लिखना है हमें। आई आर की जो मिनिमम वैल्यू है वह हम लिखेंगे रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। और यहां से एक रेशियो भी हम डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू आई आर मैक्स अपॉन आई आर मिनिमम। तो यदि इस रेशियो को R बराबर यदि हम लिखें उस रिलेशन से, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। बाद में लिख लेंगे, पहले नीचे वाला भी लिख लें, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल का स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, यदि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब क्या, सुपरपोजिशन होने के बाद कितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है या और कितनी मिनिमम हो सकती है, उनका रेशियो। तो ये इंटेंसिटी के फॉर्म में रिलेशन है। और यदि सिर्फ रेशियो की ही यदि बात करनी है तो देखिए, हम लोग यहां से यदि रूट I1 लिखें तो रूट CA1 होगा, रूट I2 होगा तो रूट CA2 होगा। यदि A1 A2 के फॉर्म में I1 I2 को यदि हम रिप्लेस करें तो यहाँ देखिए रूट CA1 रूट CA2 रूट CA1, तो रूट C कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, देखिए मैं लिखने वाला हूँ A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 स्क्वायर। इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटा रखा था। अब देखिए इसको क्लोज कर दिया, ध्यान रखिएगा इसलिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा, मैक्सिमम का कंडीशन देखा हमने, कम मैक्सिमम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब फाई बराबर 2n पाई होगा फेज डिफरेंस। और यहाँ पे मिनिमम का भी कंडीशन देखा और यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा वो देखा। आइए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एक और रिलेशन देख लेते हैं जो कि पाथ डिफरेंस से बेस्ड होता है, उसको हम लोग समझते हैं। इसको लिखिए जल्दी से। कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। थोड़ा सा इसको समझिए, बहुत कठिन नहीं है। जैसे दो वेव सुपरपोज कर रही हैं तो सुपरपोजिशन के लिए फाई बराबर हमने लिखा है कि kx होता है इन जनरल, और k बराबर k को हम लोग 2 पाई बाई लेमडा लिखते हैं, जिसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। और x हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस। यानी दो वेव यदि सुपरपोज करती हैं तो जिस पॉइंट पे यदि ये सुपरपोज की हैं, यदि यहाँ से x है और यहाँ से x2 है, तो x2 यहाँ से मान लीजिए डिस्टेंस यदि हम कहें कि x1 है और यहाँ से x2 है, तो इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, जो कि लेमडा के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि कितना दूरी है। अब कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं कहूं कि यदि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, अभी हमने पढ़ा, तो फाई बराबर हम लोग लिखते हैं 2n पाई, कि फेज डिफरेंस का जो एंगल है वह कुछ इस ऑर्डर में वेरी करना चाहिए, यानी 0 हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, अप टू सो। और जो जनरल रिलेशन होता है फाई बराबर kx, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें बराबर kx।
यहां से x क्या है आपका पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन होगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा के की वैल्यू इंटू एक्स, 2 पाई गेट कैंसिल आउट एंड x इज इक्वल टू n लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन डेराइव्ड हियर एंड दिस इज अ concept to remember always to solve the question based on the path difference ना। तो ये रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा, जहां पे n बराबर जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी x बराबर 0, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देखिए 0 हो सकता है, यदि 1 पुट करेंगे तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। यानी पाथ डिफरेंस आपका चाहे 0 हो तब कंस्ट्रक्टिव बनेगा, या लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा, यानी कहेंगे ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लेमडा इफ इट इज इट्स पाथ डिफरेंस देन वेव विल फॉर्म कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा देगा। अदरवाइज यदि हम दूसरे केस की यदि हम बात कर लें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो सेम वही फाई इज इक्वल टू के एक्स, और डिस्ट्रक्टिव केस में हम लिखते हैं 2n प्लस 1 पाई। जरा इसको ओपन करते हैं, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई कैंसिल आउट एंड x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ध्यान दीजिएगा, जब 0 पुट करेंगे यहां पे तो ये आएगा लैम्डा बाई 2, फिर 1 पुट करिए 3 लैम्डा बाई 2, फिर 3 पुट करिए 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे ही 7 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन। यानी दीज आर द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दीज आर द पॉइंट्स या दीज आर द पोजिशंस दीज आर द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दीज आर द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यदि ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, यदि 0 यदि दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस तब तो मिलेगा, या ये मिले या ये मिले या ये मिले। अब चाहे 0 मिला हो, इसके बाद देखिए यहां पे क्या लैम्डा बाई 2 एक पार्ट डिफरेंस हो जो 0 और लैम्डा के बीच में है, 0 और लैम्डा के बीच में है, इसलिए यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला है। यहां पे भी देखिए 3 लैम्डा बाई 2, यहां पे देखिए 5 लैम्डा बाई 2, इधर मिलेगा 7 लैम्डा बाई 2। यानी 2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव वाला मिलेगा, या कह सकते हैं 2 डिस्ट्रक्टिव के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, 2 डिस्ट्रक्टिव के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव, 2 डिस्ट्रक्टिव के बीच में, यानी अल्टरनेटिवली कंस्ट्रक्टिव पार्ट डिफरेंस, फिर जस्ट लैम्डा बाई 2 दूरी के बाद डिस्ट्रक्टिव के लैम्डा बाई 2 दूरी के बाद फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर लैम्डा बाई 2 के बाद डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव। यानी एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है, यानी कितना पार्ट डिफरेंस और बढ़ा दें तो कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव बनना शुरू हो जाए तो कहेंगे लैम्डा बाई 2, ठीक है। और 2 कंस्ट्रक्टिव या 2 डिस्ट्रक्टिव के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा होगी। 2 कंस्ट्रक्टिव या 2 डिस्ट्रक्टिव दोनों के केसेस में कहें तो दोनों के बीच की दूरी लैम्डा होगी, और एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव से कितनी होगी, कहेंगे लैम्डा बाई 2। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लिखिए जरा इसे प्लीज। The question is, in a large room, a person received direct sound wave from a source 120 meter away from him. समझिए यहां पे पर्सन है, ये है पर्सन, और ये है साउंड सोर्स जो कि यहां से 120 मीटर की दूरी पे है, और ये डायरेक्ट साउंड रिसीव करता है, इसके कानों पे जाना चाहिए, ऐसे 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 अब इसके कान सीधे, ठीक है। अब he also receive wave from the same source which reaches
आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम 25 मीटर हाई सीलिंग। अब ऐसा तो नहीं कि वेव इधर ही जाएगा, वेव इधर इधर हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो जिस रूम में है यहाँ से सीलिंग की जो ऊंचाई है वह 25 मीटर है। कह रहा यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस आ रहा था। कौन सी वाली वेव टकराने के बाद सीधे इसके कानों पर पड़ेगी? कहेंगे इधर वाली जो जाएंगे वो टकरा के इधर चली जाएंगी, इधर वाली जाएंगे इधर चली जाएंगी, इधर, यानी जो बीचों बीच जो टकराएगा वह इसके कान से सीधे आएगा, और जो कि यहाँ से दूरी 60 मीटर होगा और यह है 25 मीटर। क्लियर? करा फॉर विच वेवलेंथ द पर्सन विल हियर द मैक्सिमम साउंड। तो देखिए पाथ डिफरेंस, मैक्सिमम साउंड यानी मैक्सिमा की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है। तुरंत ध्यान रखिए कि पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा, इनमें से कोई भी यदि मिल जाए तो इनमें से कोई भी मिल जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब एक तो वेव डायरेक्ट ऐसे जा रही है और दूसरा देखिए एक इधर गई फिर टकरा कैसे आई। तो ये पाथ कैलकुलेट कीजिए और ये पाथ, दोनों का डिफरेंस देखिए। ये तो निश्चित है कि 0 नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो सीधे और ये ऐसे हाइपोटेनस होते हुए जा रहा है, तो ये दूरी निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। तो दोनों का पाथ डिफरेंस कभी सेम नहीं होगा, पाथ सेम नहीं होगा, इसलिए पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। अब बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो ज़रा हमें ये कैलकुलेट आप करिए, फिर ये दूरी दोनों बराबर होंगी और दोनों का सम -120 करके जल्दी से दिखाइए तो कितना आ रहा है। कैलकुलेट कीजिए फटाफट। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए आपका 65 मीटर आएगा और ये भी 65 मीटर होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 130 मीटर और 120, तो 130 मीटर माइनस 120 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये होगा आपका n लैम्डा, और n बराबर आपकी जो वैल्यू है वह 0 नहीं हो सकती है, यही आपका x है, पार्ट डिफरेंस। अब देखिए n बराबर 0 पुट नहीं कर सकते, 1 पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 10 हो सकती है, 2 पुट करेंगे तो 5 हो सकती है, 2 पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2 यानी 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यदि 3 पुट करेंगे तो 10/3 हो सकता है, 10/4 हो सकता है, अब तो सो। यानी ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं लैम्डा के लिए जो कि यहाँ से पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। यदि यही बोल देता था डिस्ट्रक्टिव तो ये जो वैल्यू है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू हम लोग 2n+1 λ/2 के बराबर करते। अभी जो हमने पढ़ा यहाँ इसके देखा ना 2n+1 λ/2 के बराबर करते, फिर लैम्डा की जो पॉसिबल वैल्यू है वह निकालते। क्लियर? Moving to the next question, two coherent source which emit wave of wavelength lambda are placed at separation 2 lambda as shown. इनके और इनके बीच की जो दूरी है वह 2 लैम्डा है। The sound is detected by a detector moving along the line AB. इस AB लाइन पे मूव कर रहा है। Find the distance x at which the intensity at point P is equal to the intensity at point O. तो ये देखिए यह डिस्टेंस 2 लैम्डा दे रखा है, ये वेव यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ये यहाँ से यहाँ, यानी निश्चित रूप से यहाँ पे डेल्टा बराबर 2 लैम्डा होगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा हो। तो कह रहा है जो पॉइंट P पे मिले वो वही मिले जो O पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव मिलना चाहिए। अब जरा सोचिए कंस्ट्रक्टिव मिलने के लिए क्या, यानी ये वेव यहाँ से यहाँ जाए और ये यहाँ से यहाँ जाए। अब इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वह लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब जरा समझिए कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा यदि ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो दूरी है ये बढ़ेगी और ये भी थोड़ा बढ़ेगा, पर इन दोनों का जो रिजल्टिंग इम्पैक्ट होगा तो लैम्डा डेल्टा जो है, डेल्टा यानी x, यहाँ पे x की ही लिखा जा रहा है, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वह घटेगा। जैसे सर्कुलर रीजन में ऐसे ऐसे आते जाएंगे, घटता जाएगा। तो
यहाँ पे जो डेल्टा बराबर होगा, अगला 2 लैम्डा है तो इससे कम जस्ट क्या होगा, तो कहेंगे लैम्डा वाले पे आके मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि इनके ये पाथ डिफरेंस यानी S1P और S2P के बीच का जो डिफरेंस होगा वह लैम्डा के बराबर होगा। यदि यहाँ पे 3 लैम्डा होता तो निश्चित रूप से यहाँ पे नेक्स्ट इससे कम वाला 2 लैम्डा होता, यानी S1P और S2P का जो डिफरेंस होगा वह 2 लैम्डा के बराबर होता। पर यहाँ पे 2 लैम्डा इसलिए लैम्डा लिख रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो यह काफ़ी दूरी देखिए ज़्यादा है, क्योंकि d इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, तो d की वैल्यू यदि लैम्डा से बहुत ज़्यादा है तो ये दूरी बहुत छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, इसलिए ये और ये बराबर हो जाएगा और यही इफेक्टिव डिस्टेंस जो है, यही डिफरेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस जो कि हम लैम्डा लिखें। अच्छा, यदि मैं इस एंगल को यदि मैं थीटा लिखूँ तो ये भी एंगल हम थीटा लिखेंगे एज पर करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये बहुत छोटा है, दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो यदि मैं इस दूरी को देखूं तो ये देखिए 2 लैम्डा और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनेगा। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू, ये देखिए आपका बेस हो गया विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, लैम्डा गेट कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 60 डिग्री। अच्छा, यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब यहाँ देखिए x बाई डी इज इक्वल टू ये x बाई डी, सेम एंगल होगा, x बाई डी इज इक्वल टू tan 60, tan 60 यानी व्हाट, √3 x, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा d से, तो x बराबर √3d डिस्टेंस यदि ऊपर चला जाएगा, √3d डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोबारा बनेगा, ठीक है, और जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा। क्लियर? यह क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाया है जब यह कंडीशन अप्लाई किया गया। जब ये कंडीशन अप्लाई किए हैं तभी ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं तो यहाँ पे एंगल 0 फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे 90 दोनों लगभग होंगे, इसलिए यह दोनों बराबर हो जाएंगे और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ही निकल के आ जाएगा जो कि लैम्डा के बराबर होगा, और फिर उसके बाद ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सोर्स ऑफ साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस same frequency, okay, produce of sound intensity I1, I and 4I at point P when used individually, okay, if both are sounded together, यानी दोनों का अब सुपरपोजिशन होगा, find the intensity at point P if the two wave reaches at point P with phase difference phi is equal to 2 pi by 3। तो ये जो है I है आपका I1 है और ये आपका I2 है, रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं, वो तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। जरा देखें, I1 इज इक्वल टू I प्लस 4I प्लस 2 इंटू आई हो जाएगा आपका फिर 4i स्क्वायर यानी 2i हो जाएगा रूट से बाहर, और cos 2 पाई बाई 3 माइनस 1 बाई 2, देखिए यहाँ हो जाएगा 5i और 2 गेट कैंसिल आउट और माइनस 2i दैट इज इक्वल टू 3i विल बी योर फाइनल आंसर। Okay. Moving to the next question, sound from the two identical source S1 S2 reach at point P when both sound reaches with same phase same intensity at point P is I0। समझिए कि साउंड फ्रॉम द 2 आइडेंटिकल सोर्सेस, यानी दोनों की इंटेंसिटी यदि मैं I और I समझूं,
एंड व्हेन बोथ साउंड आर रीचेज इन सेम फेज, यानी फाई बराबर यदि 0 मैं लिखूं तो रिजल्ट को ध्यान रखिए, आई आर बी इज इक्वल टू, जब सेम फेज में होता है तो लिखते हैं I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आई रूट 2I का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4I, ये होगा। और कह रहा है इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू I नॉट, तो I नॉट बराबर I नॉट लिख दीजिए। तो I इज इक्वल टू, यदि I के फॉर्म में यदि लिखें तो I नॉट बाई 4 लिखेंगे, यानी इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव इज I नॉट बाई 4। देखिए अब ध्यान भी याद भी रखिएगा कि एक की यदि इंटेंसिटी I है और दूसरे की इंटेंसिटी I है, तो यदि कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो 4I होगा। द पावर ऑफ S1 इज नाउ रिड्यूस्ड बाई 64%। अब 64% and the phase difference between S1 S2 are varied continuously, then find the ratio of maximum and minimum intensity at point P। अब देखिए इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि यहाँ पे I की वैल्यू I नॉट बाई 4 है। अब कह रहा है एक की वैल्यू को 64% से घटा दिया गया। तो आपको याद दिला दूं कि यदि पावर को यदि रिड्यूस करता है तो इंटेंसिटी भी रिड्यूस कर जाएगी 64% से। तो पावर ऑफ S1 के पावर को यदि आप रिड्यूस करिए तो चलिए, तो पावर इज इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू I। तो यदि इसको 64% से यदि रिड्यूस करेंगे तो ये भी 64 से रिड्यूस हो जाएगा। तो इनिशियली I है, तो अब I डैश बाद में कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 0.64I, ध्यान दीजिएगा 0.64I। और एक का ही और दूसरा सेम टू सेम बना हुआ है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा R इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ऐसे समझिए। तो पहले देखिए I और I दोनों I और I सेम है, तो यहाँ पे I और I यदि हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आती है वैल्यू 4I। और नीचे अब देखिए रूट I1 माइनस रूट I2, और यदि ऐसे इसको मॉड करके स्क्वायर करें तो रूट I1 माइनस रूट I2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो वैल्यू है इसका रूट करेंगे तो 0.8 आएगा, ओके। और माइनस 0.8I, तो 0.8I, तो यहाँ पे लिख दीजिए I माइनस रूट I होल स्क्वायर, और रूट I आपका यहाँ से कॉमन हो जाएगा और I से कैंसिल हो गया ये, तो ऊपर बचेगा 4 सिर्फ अपॉन, ध्यान दीजिएगा ये है यहाँ पे मॉड भी लगा हुआ है, इसलिए ये 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। और 2 से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये 200 आ जाएगा, 200:1, ओके। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू स्पीकर A एंड B सेपरेटेड एट 1 मीटर, ये देखिए है, reflected to a same oscillator so that the both emit wave
of same frequency 1700 hertz in same phase, a sensitive detector moving parallel to the line AB along LQ, which is 4 meter away, detect a maxima at point P. ओके 2.4 यहाँ पे है, ये है 2.4 मीटर। तो चलिए 2.4 मीटर जो दे रखा है, अवे डिटेक्ट ए maxima at point P which is on perpendicular bisector of AB, and another maximum when it first reaches to point Q directly opposite to point B as shown। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमा तो श्योर मिलेगा। क्यों मिलेगा? यदि डिटेक्टर यहाँ पे है तो देखिए यहाँ से जितना दूर जाएगा ये वेव इतना से है, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो है वह 0 होगा। अब वेव करा जस्ट अपोजिट टू बी, अब यानी वेव एक यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से अब पाथ डिफरेंस देखें तो ये तो दूरी 2.4 ही रही, पर ये दूरी बढ़ जाएगी, तो नेक्स्ट मैक्सिमा होगा, यानी यहाँ पे वैल्यू लेमडा के बराबर होगी। 0 के बाद अगला पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, कहेंगे लेमडा। तो ये देखिए 2.4 और यह दूरी है 1 मीटर, तो यह जब कैलकुलेट करेंगे कि 2.4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो यह दूरी आ जाएगी 2.6 मीटर। और इनके बीच का यदि हम डिफरेंस यदि देखें तो x इज इक्वल टू 2.6 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ये आ जाएगा इसका पार्ट डिफरेंस, और यही आपका लेमडा है। अब ध्यान दीजिए v इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n लेमडा, और ये 1700 है आपका फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा इज इक्वल टू 0.2, और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द स्पीड ऑफ साउंड, ओके, साउंड सोर्स, तो सॉरी स्पीड ऑफ साउंड डेवलप्ड बाय द 2 स्पीकर्स। तो पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है, फिर उसके बाद जस्ट अपोजिट v के किया तो एक की तो दूरी 2.4 ही रह गई, पर एक की जो दूरी है हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। फिर इन दोनों का पार्ट डिफरेंस देगा, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाए। यदि यहाँ पे 0 है तो जस्ट इसके आगे नेक्स्ट मैक्सिमा है, यानी यहाँ पे लेमडा मिलेगा, तो लेमडा बराबर 0.2 आया और v बराबर n लेमडा होता है। हमने डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दिया और हमारा आ गया 340 मीटर पर सेकेंड। Moving to the next question, 2 coherent source of sound are placed at separation 3 lambda। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह 3 लैम्डा है। अब करा ए डिटेक्टर D move along a circle S as shown, find the number of maxima and minima recorded by D in one round along the circle। तो यहाँ देखिए डिटेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ वेव जाएगी और यहाँ से यहाँ, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस मिलेगा x बराबर 3 लैम्डा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा, तो 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस। यदि यहाँ के लिए देखें हम तो यहाँ से देखिए सेम डिस्टेंस है, इसलिए x बराबर 0। यदि यहाँ पे देखें तो x बराबर अगेन 3 लैम्डा, यहाँ पे देखें तो x बराबर 0। तो 4 मैक्सिमा तो यहीं दिख रहा है, तो 3 लैम्डा से डायरेक्ट 0 तो हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल पाथ से तो मूव कर रहा है। यानी एक कोई ऐसा पोजीशन होगा जहाँ पे जो वैल्यू है आपको 2 लैम्डा मिला होगा, एक ऐसा पोजीशन श्योर होगा जहाँ पे लैम्डा मिला होगा फिर 0 हुआ होगा, फिर अगेन फिर लैम्डा हुआ होगा, फिर 2 लैम्डा हुआ होगा पार्ट डिफरेंस, फिर 3 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 0, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा। यानी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे 12 मैक्सिमा हो गए और हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होगा। यानी यहाँ पे देखिए
लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2, ऐसे, यानी 12 मैक्सिमा 12 मिनिमा मिलेंगे। इट मीन्स व्हाट, 12, सिर्फ इसको फिगर से ही समझना था, 12 मैक्सिमा और 12 मिनिमा। आपको एक लॉजिक बता देता हूं, यदि दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस 3 है ना, 3 लैम्डा, तो 3 इंटू 4 करिए 12 मिलेगा। यदि 2 लैम्डा है तो 2 इंटू 4 8 मिलेगा। यदि सिर्फ लैम्डा है तो 4 इंटू 4 कर दिए, वो 4 इंटू 1 करेंगे तो सिर्फ 4 मैक्सिमा 4 मिनिमा मिलेगा। यानी जो लैम्डा से मल्टीप्लाइड है वैल्यू, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक का टॉपिक था हमारा इंटरफेरेंस का। स्टैंडिंग वेव का जो सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए।